हाय फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम टू दीप स्टडी कॉर्नर। आज हमारी पॉलिटी की 8th क्लास है। आज हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो क्राउन रूल हमारा चल रहा है उसके अंडर पढ़ना है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन पढ़ेंगे, कम्युनल अवार्ड्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज हम ये 3 एक्ट को कवर करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में साइमन कमीशन एक्ट पर छोड़ा था, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। साइमन कमीशन क्या था कि 1919 के एक्ट की वर्किंग को देखने के लिए, उसे असेस करने के लिए क्या इस एक्ट के अकॉर्डिंग अच्छे से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसने कैसा काम किया, इसको देखने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन, एक बॉडी बनाई गई थी। उसने आना था 10 साल के बाद, 1919 से 10 साल के बाद 1929 में आना था, लेकिन ये 2 साल पहले ही आ गया था 1927 में। 19 नवंबर 1927 में 2 साल पहले ही आ गया था कमीशन। इसके जो चेयरमैन थे वो थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसके चेयरमैन थे। इस कमीशन के अंदर क्या था कि 7 मेंबर अपॉइंट किए गए थे। 7 मेंबर का ये कमीशन था और सातों के सातों मेंबर जो थे वो थे ब्रिटिश। वो ब्रिटिश मेंबर ही थे, सारे के सारे मेंबर, कोई भी इंडियन उसमें अपॉइंट नहीं किया गया था। इस वजह से जितनी भी इंडिया की पार्टी है, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, या कोई भी छोटी मोटी पार्टी, सभी ने इस कमीशन का बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। इस कमीशन ने बहुत से जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो नेशनल कांग्रेस पार्टीज़ है, मुस्लिम लीग है, चाहे कोई अदर पार्टी है, उन सभी के लीडर के साथ बातचीत करने की कोशिश की, बट उनकी कोई बात जमी नहीं, बिकॉज सभी ने इस चीज़ का बाइकआउट किया था। इसमें कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी। इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो अबॉलिशन है डायरकी की वो कर दी जाए, डायरकी को ख़त्म किया जाए, ये अच्छी बात थी। और जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसको एक्सटेंड किया जाए प्रोविंसेस के अंदर। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जैसे कि आफ्टर 1857 का रिवॉल्ट जब हुआ, उसके बाद क्या था कि बहुत सी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके अंदर भी अंग्रेज़ों के प्रति जो थी नाराज़गी बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। तो इस चीज़ को देखते हुए अब उन्होंने बोला कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद जितनी भी जगह पर अभी प्रिंसली स्टेट बची हुई है, आप उनको अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने दो। तो उन्होंने बोला कि आप अभी अपने स्टेट के अंदर इंडिपेंडेंट वे से राज कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं थी। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा रेगुलर बेसिस पर भेजते रहते थे, लेकिन अपनी खुद की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने तरीके से करते थे। तो इस चीज़ को एक्सटेंड करने की बात की गई प्रोविंसेस के अंदर। एक बात और बोलेगी कि इस्टेब्लिशमेंट की जानी चाहिए फेडरेशन की ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। जो ब्रिटिश इंडिया है और प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी फेडरेशन बनाई जानी चाहिए और कम्युनल इलेक्टोरेट्स को कंटिन्यू रखा जाना चाहिए। इनके लिए तो जो अच्छी बात थी कि हम सोसाइटी को तोड़ रहे हैं, उनके बीच में फूट डाल रहे हैं, तो ये तो अच्छा बोलेंगे इस चीज़ को। तो उन्होंने बोला कि ये तो आप अच्छा काम कर रहे हो, इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए कम्युनल इलेक्टोरेट्स को। और वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाज प्रिपेयर्ड। क्या था कि जो इस कमीशन ने जितने भी प्रपोजल दिए, ठीक है, उस पर अमल करने के लिए कि अब नेक्स्ट हम कौन सा प्रपोजल लेकर आएँ, इस चीज़ पर बातचीत करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखवाई। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पर थी? इंग्लैंड के अंदर। इसमें क्या था कि आपने पहले तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी किस कॉन्फ्रेंस के अंदर गए थे और किस पैक्ट के बाद गए थे। पैक्ट तो बता देती हूँ कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, लेकिन आपने बताना है कि किस कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी गए थे।
तो जो बी आर अम्बेडकर थे वो तो तीनों कॉन्फ्रेंस के अंदर गए थे, और इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, एक वाइट पेपर जो था कॉन्स्टिट्यूशन के रिफॉर्म पर बनाया गया, ठीक है। इस पेपर को जितनी भी रिकमेंडेशन थी इस एक्ट की, उसको कंसीडर करने के लिए आगे फर्दर सबमिट करवाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो जॉइंट सेलेक्ट कमेटी थी। जॉइंट सेलेक्ट कमेटी थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की, उसके पास कंसीडरेशन के लिए इसको फर्दर सबमिट करवाया गया, और इस कमेटी ने कुछ चेंजेस किए और जो भी इसकी रिकमेंडेशन थी उस सभी चीज़ों को इनकारपोरेट किया गया था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें इसको रिकमेंडेशन को इंक्लूड किया गया था। फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक को एम लक्ष्मीकांत की बुक के हिसाब से कवर कर रहे हैं। इस साइमन कमीशन के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हुई थी जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। जैसे कि जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसको जो थी गांधी जी ने माना था उसकी शर्तों को, और अंग्रेजों ने नहीं माना था, तो गांधी जी फिर से नाराज हो गए थे और वापस इंडिया आ गए थे। इसी बीच में जो राजगुरु थे, सुखदेव थे, भगत सिंह थे, उनको फांसी दी गई थी, और गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो थी वो भी स्टार्ट कर दी थी और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई थी साइमन कमीशन के अंदर। फिलहाल हम स्टिक करेंगे सिर्फ एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी तक। कम्युनल अवार्ड, इसको लाया गया था 1932 के अंदर। जो ब्रिटिश पीएम थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उसने एक स्कीम लाई कि जो मिनॉरिटी को भी रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए। जैसे जो बी आर अम्बेडकर थे वो तीनों के तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल हुए थे, प्रेजेंट हुए थे। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये बोला कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो डिप्रेस्ड क्लास को भी दिया जाना चाहिए, शेड्यूल्ड क्लास को भी दिया जाना चाहिए, उनको भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो वो तो पहले ही सोसाइटी को तोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने क्या कि अब हम सभी को तो सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए, हमने सोसाइटी को तोड़ दिया, तो ये डिप्रेस्ड क्लास क्यों बच गई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम डिप्रेस्ड क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं। तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया शेड्यूल्ड क्लास तक। मुस्लिम्स को, सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, सभी को तो मिल चुका था, डिप्रेस्ड क्लास को भी मिल गया था। लेकिन जो गांधी जी थे वो इस बात से डिस्ट्रेस्ड हो गए थे, नाराज हो गए थे। उनको लगा कि ये तो अब हिंदू सोसाइटी को भी तोड़ने का काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, फास्ट रख लिया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मेरी मृत्यु नहीं आ जाती। फास्ट अनटू डेथ। कहाँ पर रखा था उन्होंने ये फास्ट? यरवाड़ा जेल पूना के अंदर, ठीक है। सो दैट इस अवार्ड को चेंज किया जाए, मॉडिफाइड किया जाए। तो क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर है उन्होंने बी आर अम्बेडकर के पास वो गए। बी आर अम्बेडकर के पास क्यों गए थे? बिकॉज बी आर अम्बेडकर जो थे वही रिप्रेजेंटेटिव थे डिप्रेस्ड क्लास के। उन्होंने ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला था डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाने को। तो वो लीडर जो थे कांग्रेस के बी आर अम्बेडकर के पास जाते हैं कि ऐसा ऐसा गांधी जी कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को आप बैकआउट कर जाओ इस चीज़ से। तो जो अम्बेडकर थे वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे थे, उनको पता तो था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है वो सही नहीं कर रही, वो किसी के सके तो है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी की बात को मान लिया, लेकिन उनको डिप्रेस्ड क्लास के लिए सिक्योरिटी तो चाहिए थी। तो उन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और डिप्रेस्ड क्लास है, डिप्रेस्ड क्लास दोनों के लीडर्स के बिटवीन एक पैक्ट और एक एग्रीमेंट होता है जिसको बोला जाता है पूना पैक्ट। इस पैक्ट के चलते ही गांधी जी ने जो अपना उपवास था उसको तोड़ा था, और इसमें ये बोला गया कि जो हिंदू का ज्वाइंट इलेक्टोरेट है वो ऐसे ही रिटेन रहेगा, बरकरार रहेगा। उसमें हम किसी भी तरीके से जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ऐसे कंसेप्ट को हम नहीं आने देंगे। तो हिंदू का जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट है वो तो बना रहा, लेकिन जो डिप्रेस्ड क्लास थी उनको भी रिजर्वेशन देने की बात की गई कि हम इनको रिजर्व सीटें देंगे।
अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, सभी डॉक्यूमेंट्स से ये सबसे ज़्यादा लेंथी और डिटेल डॉक्यूमेंट था। इसके अंदर टोटल 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल्स थे। और जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इसको एक बेसिक स्केलेटन माना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बेसिक स्केलेटन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने इस एक्ट को बोला चार्टर ऑफ स्लेवरी। चार्टर ऑफ स्लेवरी। चार्टर ऑफ स्लेवरी इस एक्ट को किसने बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस की बात की गई कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, जिसके अंदर ब्रिटिश की जो प्रोविंसेस थी और प्रिंसली स्टेट्स थी उनको मिलाकर एज अ यूनिट इंडिया एज अ यूनिट वर्क करेगा। और जो पावर थी उसको डिवाइड किया गया 3 लिस्ट के अंदर। पावर्स को डिवाइड किया गया था सेंटर्स एंड यूनिट्स, कि जो सेंटर होगी और ये जो यूनिट होगी जिसमें ब्रिटिश की प्रोविंसेस आ जाएंगी, प्रिंसली स्टेट्स आ जाएंगी। इन यूनिट्स के बिटवीन जो हमारी पावर्स है उसको हम डिवाइड करेंगे। जो सेंटर है उसको उसके जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसको फेडरल लिस्ट के अंदर रखा जाएगा। सेंटर के सब्जेक्ट को फेडरल लिस्ट के अंदर रखा जाएगा और इसको टोटल 59 आइटम्स अलॉट की गई। 59 आइटम्स। जो प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई उसमें 54 आइटम्स रखी गई। 54 आइटम्स। और जो कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई उसमें रखी गई, कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 36 आइटम्स रखी गई। जो फेडरल लिस्ट है इनको हैंडल करेंगी सेंटर, और जो प्रोविंशियल लिस्ट है उसको प्रोविंसेस हैंडल करेंगी। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर जो कानून वगैरह बनाया जाएगा किसके द्वारा बनाया जाएगा? बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस के द्वारा। और जो रेजिडुअरी पावर्स है, जितनी भी मिसलेनियस पावर है जो इन सभी लिस्ट के अंदर नहीं आएंगी, उस सभी जो पावर है वो किसके पास रहेंगी? वाइस रॉय के पास। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके जो राजे महाराजे थे, बिकॉज उनका खुद का ही राज इतना बड़ा जमा हुआ था, वो क्यों इस यूनिट को ज्वाइन करेंगे? उनके अकॉर्डिंग कि उनका तो खुद का अपना एक इंडिपेंडेंट राज है। बिकॉज उस टाइम पर जो नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो लोग थे उनको बड़ा ही पसंद करते थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स के राजे थे उनको लगता था कि अगर हम इस यूनिट को, फेडरेशन को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी तो कोई पावर रह नहीं जाएगी, बिकॉज हम तो इंडिपेंडेंटली राज कर रहे हैं, लोग तो नेशनल कांग्रेस को पसंद करते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है अपना राज छोड़कर इस इंडिया को बनाने में हम लगे। तो उन्होंने कभी भी इस चीज़ को, फेडरेशन को ज्वाइन ही नहीं किया, तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। और इसमें हुआ क्या कि जो डायरकी थी उसको प्रोविंसेस में से हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, और प्रोविंसेस को कुछ ऑटोनॉमी दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई कि अब आप अपनी प्रोविंसेस के अंदर खुद से कानून वगैरह बना सकते हैं। जो गवर्नर था अब कानून वगैरह बना सकता है अपनी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो मिनिस्टर है, उनके साथ मिलकर। बट एक चेंज इसमें हुआ कि जैसे हमने पिछले एक्ट में देखा था 1919 वाले एक्ट के अंदर, कि जो गवर्नर थे प्रोविंसेस के अंदर, जब वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर कोई कानून बनाते थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट की कैटेगरी में, जिसमें सभी इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते थे, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। बट इसमें ये बोला गया कि अगर गवर्नर अपने मिनिस्टर्स के साथ, अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर कोई कानून बनाता है, कोई भी एक्ट परफॉर्म करता है, तो वो जवाबदेह होगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है प्रोविंसेस की वो उससे सवाल जवाब कर सकती है। ये प्रोविज़न फोर्स में आई थी
1937 के अंदर 1937 में फोर्स में आती है ये प्रोविज़न, और कब तक रहती है? 1939 तक। जो 1937 है इसमें इलेक्शंस होती हैं और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वह मेजॉरिटी के साथ इसमें जीत जाती है और 1939 तक वो अपना राज करती है। अप्रॉक्स वो 28 मंथ तक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने राज किया। और जो 1939 में ये डिसकंटिन्यू क्यों हो जाती है? बिकॉज 1939 के अंदर क्या होता है? वर्ल्ड वार सेकेंड होती है, जिसमें जो इंग्लैंड है वो इंडियन जो पार्टीज़ होती है उनसे डिस्कशन किए बिना ही उनको एलिस की तरफ से एज आ इंडिया पार्टी अनाउंस कर देता है। तो इस चीज़ से जो कांग्रेस के लीडर होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो उन्होंने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने रिज़ाइन करना स्टार्ट कर देती है 1939 के अंदर। और इसमें क्या हुआ? अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट दी सेंटर। जो इसमें बोला गया कि प्रोविंसेस के अंदर तो डायरकी अपने ख़त्म कर दी, अब डायरकी को लाया जाए सेंटर के अंदर। सेंटर में जो फेडरल सब्जेक्ट है, सेंटर के जो सब्जेक्ट है, अब उनको डिवाइड किया जाए दो पार्ट के अंदर, रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इसको कभी भी सेंटर के सब्जेक्ट को रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट में कभी भी डिवाइड नहीं किया गया था। अब क्या था कि जो टोटल 11 प्रोविंसेस थी उसमें से 6 प्रोविंसेस के अंदर बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया गया। बाई कैमरलिज्म मीन्स इसमें 2 हाउस होंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन कौन सी 6 स्टेट्स के अंदर, 6 प्रोविंसेस के अंदर बाई कैमरलिज्म लाएगी? बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस भी इन पर लगाई गई थी। और इसमें क्या हुआ कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए, उसको और भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। पहले तो इन्होंने स्टार्ट किया था 1909 के एक्ट से, मुस्लिम को उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। फिर इन्होंने सिख्स को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियंस को, इनको भी इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। अब फिर 1919 के एक्ट में बात की गई थी डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की, जो B.R. अम्बेडकर जी ने बोली थी। बट जब गांधी जी ने फास्ट रखा था, फिर उनके बीच में, अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हो गया था। उसमें उन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मुद्दा उठाया था उस चीज़ को वापस ले लिया था और उन्होंने हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट को ही मान लिया था और डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्वेशन वगैरह दे दी गई थी। लेकिन फिर से जो ब्रिटिश थे वो मानने वाले कहाँ थे? उन्होंने फिर से इस कंसेप्ट को उछाला, वापस से बोला कि हम तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। किसको? डिप्रेस्ड क्लास को भी और वीमेन एंड लेबर को भी इन्होंने इस चीज़ में इंक्लूड कर लिया। वर्कर्स को, वीमेंस को, डिप्रेस्ड क्लास को। अब 3 नई कम्युनिटीज़ को भी इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर दी। अबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें क्या था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो कि लंदन में बैठते थे, हमने देखा था कि उनको 1858 के 1858 के एक्ट में हमने देखा था कि जो वॉइस रॉय थे वो किसको रिस्पॉन्सिबल थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो कि लंदन में बैठते थे। और वो फर्दर रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इनको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाकर दी गई थी। अब इस एक्ट में क्या बोला कि अब जो उनको काउंसिल दी गई थी 15 मेंबर्स की, अब हम उसे अबॉलिश करेंगे, ख़त्म करेंगे। अब उस काउंसिल को हटाया गया जिसको काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते थे। अब उसकी जगह पर क्या होगी? एक टीम दी जाएगी एडवाइज़र की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और वो
उनके साथ मिलकर ही इंडिया के लिए काम करेंगे। 10% पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट्स। अब क्या था कि जो वोट करने वाले थे, जैसे कि हमने देखा कि प्रोविंसेस के अंदर बाइकैमरलिज्म आ गई थी, अब दोनों हाउस के अंदर जो मेंबर कैसे चुने जाएंगे, वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही चुने जाएंगे। पहले जो वोट करने वाले फ्रेंचाइज थे वो लिमिटेड थे, जैसे कि एजुकेटेड पीपल थे, टैक्सेस के बेस पर कि वो कितना टैक्स देते हैं, कितनी उनके पास प्रॉपर्टी है, इस बिना पर उनको वोटिंग राइट दिए जाते थे। लेकिन अब कुछ हद तक इसमें बढ़ोतरी की गई कि टोटल पॉपुलेशन की 10% पॉपुलेशन को अब वोटिंग राइट मिल गए थे, फ्रेंचाइज अब एक्सटेंड कर दी गई थी। और क्या हुआ कि इसी एक्ट में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी स्थापित किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल, प्रोविंशियल एंड ज्वाइंट। एक और बात बोली गई कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। फेडरल का अलग होना चाहिए, सेंट्रल का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी होना चाहिए, और एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होना चाहिए, जिसमें दो से ज़्यादा प्रोविंसेस का इकट्ठा हो सकता है, जो आज की डेट में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। फिर बोला गया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बोला गया, और फेडरल कोर्ट को स्थापित कब किया गया था, सेटअप किया गया था 1937 के अंदर। आई होप अब आपको अच्छे से जो 1935 का जो एक्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हमारा जो लास्ट एक्ट बचा है 1947 का, उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।